नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 3 नवंबर 2025 की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर हमारी खास चर्चा का ये भाग 1 है और ये विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए है। हम यहाँ आपके लिए लाए गए स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये भी हो सकता है कि आज हम जिन कुछ विषयों पर बात करें उन पर शायद पहले भी चर्चा हुई हो। बिल्कुल। तो एक तरह से ये रिवीजन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हमारा लक्ष्य तो बस यही है कि जरूरी जानकारी को दिलचस्प तरीके से सामने रखा जाए। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। आज का पहला विषय है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सुना है हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा है? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्पष्ट किया है कि ये सिद्धांत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमों में लागू तो होता है, पर मतलब सिर्फ असाधारण मामलों में। अच्छा। पर हम उस बारीकी में जाएं हमसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत आखिर है क्या चीज। हाँ, ये जरूरी है। ये तो काफी सुना है, पर आसान शब्दों में क्या है ये? देखिए, ये भारतीय संवैधानिक कानून का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। यूं समझिए कि एक कानून है, जैसे कोई फलों की टोकरी। फलों की टोकरी, ठीक है। अब अगर उस टोकरी में कुछ फल सड़े हुए हैं, मतलब कानून के कुछ हिस्से संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, तो क्या पूरी टोकरी फेंक देनी चाहिए? ये सिद्धांत कहता है नहीं। अच्छा। तो फिर अगर आप वो सड़े हुए फल, यानी वो असंगत प्रावधान, बाकी अच्छे फलों से, मतलब वैध प्रावधानों से आसानी से अलग कर सकते हैं, बिना बाकियों को नुकसान पहुंचाएं। हाँ बिल्कुल, बिना बाकी कानून की कार्यक्षमता को प्रभावित किए, तो सिर्फ वो सड़ा हुआ हिस्सा ही हटाया जाएगा। मतलब सिर्फ वो प्रावधान रद्द होगा। हाँ, केवल कानून के उस हिस्से को शून्य या अमान्य घोषित किया जाएगा जो संविधान का उल्लंघन करता है, बशर्ते उसे बाकी कानून से अलग किया जा सके। पूरी टोकरी मतलब पूरा कानून नहीं। ये तो काफी तार्किक लगता है, पर क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? मतलब अच्छे और बुरे हिस्से को अलग करना? नहीं, यहीं पर अदालतों का विवेक, उनका जजमेंट काम आता है। अगर कानून का वैध और अमान्य हिस्सा इस तरह से गुंथा हुआ है, मतलब इतना मिला हुआ है कि उन्हें अलग करना संभव ही नहीं है। जैसे किसी फल का आधा हिस्सा सड़ा हो और आधा ठीक? हाँ बिल्कुल वैसा ही, जिसे अलग ना किया जा सके, तो फिर ऐसी स्थिति में अदालत पूरे कानून को ही अमान्य घोषित कर सकती है। पूरे कानून को? हाँ, पूरे को। और एक स्थिति ये भी है, मान लीजिए कोई प्रावधान ऐसा है जिसका इस्तेमाल कानूनी और गैर कानूनी दोनों कामों के लिए हो सकता है, तो उसे गैर कानूनी ही माना जाता है, भले ही उसका कानूनी इस्तेमाल भी संभव क्यों ना हो। अच्छा, ये दिलचस्प है। क्या भारतीय न्यायपालिका ने इस सिद्धांत का इस्तेमाल पहले भी किया है? मतलब कोई बड़े मामले? हाँ हाँ बिल्कुल, कई ऐतिहासिक मामले हैं, जैसे एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला था। हाँ, सुना है। उसमें निवारक निरोध कानून की एक धारा थी, धारा 14, उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला पाया गया। तो अदालत ने कहा कि भाई इस धारा को हटाने के बाद भी बाकी कानून तो ठीक से काम करेगा, प्रभावी रहेगा, इसलिए सिर्फ उसी धारा को रद्द किया गया। और मिनर्वा मिल्स वाला? हाँ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में भी उसमें 42वें संशोधन अधिनियम की 2 धाराएं थीं, धारा 4 और 55। अदालत ने उन्हें संसद की संशोधन शक्ति से परे माना और रद्द कर दिया, लेकिन बाकी का जो संशोधन अधिनियम था उसे वैध माना गया। और किहोतो होलोहान दल बदल कानून वाला? बिल्कुल सही। किहोतो होलोहान बनाम जाचिलहू मामले में 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 7, जो स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा को रोकता था, उसे असंवैधानिक घोषित किया गया। लेकिन पैराग्राफ 7 को छोड़कर बाकी की 10वीं अनुसूची को संवैधानिक माना गया। तो ये दिखाता है कि अदालतें कोशिश करती हैं कि कानून बच जाए जहां तक संभव हो। तो यूपीएससी के नजरिए से अगर देखें तो इस सिद्धांत का क्या महत्व है? ये किस तरह के सवालों से जुड़ सकता है? देखिए, ये सिद्धांत सीधे तौर पर आपके संवैधानिक कानून, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है और विधि निर्माण की प्रक्रिया, इन सब से जुड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका एक संतुलन बनाती है, संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है और साथ ही विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का सम्मान भी। तो ये शासन राजव्यवस्था वाले हिस्से के लिए महत्वपूर्ण हुआ? हाँ बिल्कुल, गवर्नेंस, पॉलिटी और कंटेम्पररी लीगल इश्यूज, इन सब में इससे जुड़े प्रश्न बन सकते हैं। सार ये है कि ये सिद्धांत सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये न्यायपालिका के संवैधानिक संतुलन साधने की कला का प्रतीक है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। चलिए अब कानून के गलियारों से निकलते हैं और संस्कृति और शहरी विकास की दुनिया में चलते हैं। जरूर। हाल ही में लखनऊ शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क
UCCN में शामिल किया गया है, खास तौर पर गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के लिए। हाँ, ये काफी अच्छी खबर है लखनऊ के लिए। तो ये सिर्फ एक सम्मान है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, सम्मान तो है ही निश्चित रूप से, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जो UCCN है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसे 2004 में शुरू किया गया था। इसका मकसद सिर्फ शहरों को एक टैग देना नहीं है। तो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है उन शहरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी को अपने सतत शहरी विकास, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की रणनीति का एक अहम हिस्सा मानते हैं। अच्छा, मतलब क्रिएटिविटी को विकास से जोड़ना। बिल्कुल। तो लखनऊ का शामिल होना सिर्फ उसकी जो समृद्ध पाक कला विरासत है उसे वैश्विक मान्यता देना भर नहीं है, बल्कि ये शहर को अपनी सांस्कृतिक संपत्ति का उपयोग, विकास, रोजगार सृजन और नवाचार के लिए करने का एक मंच भी देता है। यानी ये नेटवर्क एक तरह से शहरों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को आर्थिक और सामाजिक अवसरों में बदलने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। UCCN 7 रचनात्मक क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, जैसे शिल्प और लोक कला है, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत। उनसे सीखते हैं और सहयोग करते हैं, बल्कि उन्हें अपनी स्थानीय सांस्कृतिक उद्योगों को मजबूत करने में मदद मिलती है। कलाकारों और प्रोफेशनल्स को बेहतर अवसर मिलते हैं और शहर रहने और घूमने के लिए और ज्यादा आकर्षक बनता है। और सतत विकास लक्ष्यों से भी इसका कोई जुड़ाव है? हाँ बिल्कुल। इन शहरों से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs को हासिल करने की दिशा में भी योगदान दें। भारत के और कौन से शहर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं? जयपुर का नाम तो याद आ रहा है शिल्प के लिए। हाँ, जयपुर है शिल्प और लोक कला के लिए, वाराणसी और चेन्नई संगीत के लिए है, मुंबई फिल्म के लिए, हैदराबाद भी गैस्ट्रोनॉमी के लिए है लखनऊ से पहले। श्रीनगर भी है शायद। हाँ, श्रीनगर शिल्प और लोक कला के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए। तो अब लखनऊ के जुड़ने से ये सूची और भी समृद्ध हो गई है। और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए ये सॉफ्ट पावर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत के शहर सिर्फ आर्थिक केंद्र ही नहीं हैं, बल्कि गहरी सांस्कृतिक जड़ों और रचनात्मक ऊर्जा वाले जीवन स्थान भी हैं। तो UPSC के लिहाज से ये टॉपिक किन क्षेत्रों को छूता है? ये कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। शहरी विकास और नियोजन, अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन, कल्चरल हेरिटेज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को, भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति और सतत विकास लक्ष्य SDGs। ये दिखाता है कि कैसे संस्कृति सिर्फ मनोरंजन या विरासत का विषय नहीं है, बल्कि विकास का एक शक्तिशाली इंजन भी बन सकती है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि रचनात्मकता अब शहरी विकास की चर्चा के केंद्र में आ रही है। बिल्कुल। दिलचस्प है ये। चलिए अब संस्कृति से विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, खासतौर पर अंतरिक्ष विज्ञान की ओर। हाँ, ये भी काफी रोचक है। शोधकर्ताओं ने सूर्य के कोरोना में कुछ खास तरह की तरंगों का पता लगाया है, एल्फेन तरंगे। ये सुनने में तो काफी तकनीकी लगता है, क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? हाँ, कोशिश करता हूँ। देखिए, सूर्य एक विशालकाय गैस का गोला है ना? और ये अत्यधिक गर्म और आयनित गैस है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं जैसे किसी गिटार के तार हों। अच्छा, गिटार के तार जैसे। हाँ, तो एल्फेन तरंगें इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर चलने वाली कंपन या लहरें हैं, ठीक वैसे ही जैसे गिटार का तार छेड़ने पर कंपन करता है। ये तरंगें सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्लाज्मा की आपसी क्रिया से पैदा होती हैं और सूर्य के वायुमंडल में ऊर्जा का परिवहन करती हैं, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। और इनका नाम एल्फेन क्यों? इनका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी हैंस एल्फेन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1942 में इनकी भविष्यवाणी की थी। तो हालिया खोज में क्या खास बात है? क्या ये तरंगे पहले पता नहीं थी? देखिए, बड़ी और कभी कभार दिखने वाली एल्फिन तरंगे जो अक्सर सौर ज्वालाओं यानी सोलर फ्लेयर से जुड़ी होती हैं, वो पहले भी देखी गई थीं। लेकिन ये जो हालिया खोज है, जो हवाई में स्थित डैनियल के इनोये सोलर टेलीस्कोप DKIST की मदद से संभव हुई है। हाँ, वो नया टेलीस्कोप। हाँ, ये खोज छोटी, लगातार मौजूद रहने वाली और घूमती हुई टॉर्शनल एल्फिन तरंगों का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये बहुत सूक्ष्म है और इन्हें देखना बेहद मुश्किल था। अच्छा, तो ये छोटी और लगातार चलने वाली तरंगे हैं, इनका पता चलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सौर भौतिकी की एक बहुत पुरानी पहेली, जिसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, उसे सुलझाने में मदद कर सकता है। कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, वो क्या है? पहेली यह है कि सूर्य की सतह का तापमान तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। हाँ।
लेकिन उसका बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना वो लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। अरे हाँ, ये तो अजीब है। बिल्कुल। ये कैसे होता है, ये एक बड़ा सवाल था। तो एक सिद्धांत ये था कि शायद यही छोटी लगातार चलने वाली अल्फावेन तरंगे हैं जो लगातार ऊर्जा पहुंचाकर कोरोना को इतना गर्म रखती हैं। अच्छा, तो ये नई खोज इस सिद्धांत को पुख्ता करती है। हाँ बिल्कुल, ये पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान ये है कि ये तरंगे कोरोना को गर्म रखने के लिए जरूरी ऊर्जा का कम से कम आधा हिस्सा प्रदान कर सकती हैं। तो ये तो सूर्य के काम करने के तरीके को समझने में एक बहुत बड़ा कदम हुआ। निश्चित रूप से। यूपीएससी के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता होगी? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल भौतिकी और ऊर्जा के स्रोतों से संबंधित विषयों में। ये दिखाता है कि कैसे उन्नत तकनीक जैसे ये DKIST टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर रही है। और इसका कोई व्यवहारिक असर भी हो सकता है? हाँ, ये पृथ्वी पर संचार और मौसम को प्रभावित करने वाले सौर तूफानों की बेहतर भविष्यवाणी में भी आगे चलकर मददगार हो सकता है। मूल बात यह है कि सूर्य के सबसे बुनियादी तंत्रों में से एक को समझने में ये एक महत्वपूर्ण प्रगति है। वाकई कमाल की खोज है। अच्छा, अब अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं और समुद्र की ओर रुख करते हैं। ठीक है। भारत फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास मिलान आयोजित करने जा रहा है। ये बस एक रूटीन अभ्यास है या इसका कोई बड़ा रणनीतिक महत्व भी है? देखिए, अभ्यास मिलान अब रूटीन से कहीं आगे बढ़ चुका है। ये 1995 में शुरू हुआ था। तब केवल 4 देशों ने इसमें भाग लिया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। हाँ, बहुत छोटे पैमाने पर। बिल्कुल। तब यह भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा था। लेकिन अब यह भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बन गया है। इसमें दर्जनों देशों की नौसेनाएं शामिल होती हैं। दर्जनों देश? हाँ, और इसका विस्तार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल के अनुरूप हुआ है। यानी ये अभ्यास अब भारत की व्यापक विदेश और सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ नौसेनाओं के बीच तालमेल इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने का मंच नहीं है, बल्कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका, उसकी कूटनीतिक पहुंच और समुद्री सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। तो मिलान 2026 में क्या खास होगा? मिलान 2026 में 2 चरण होंगे। एक बंदरगाह चरण होगा जिसमें सेमिनार, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी चीजें होंगी, और दूसरा होगा समुद्री चरण, सी फेज, जिसमें समुद्र में जटिल नौसैनिक अभ्यास किए जाएंगे, जैसे पनडुब्बी रोधी युद्ध, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, वायु रक्षा, एयर डिफेंस और खोज एवं बचाव, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी परेड का भी जिक्र था, उसका क्या उद्देश्य है? पर एक परेड होगी। इसमें भाग लेने वाली विदेशी नौसेनाओं के साथ साथ भारतीय सेना और वायुसेना की टुकड़ियां भी मार्च करेंगी। अच्छा, ये तो जनता के लिए होगा? हाँ, इसका उद्देश्य है समुद्री कूटनीति, नेवल डिप्लोमेसी को सीधे जनता तक ले जाना, रक्षा बलों और नागरिकों के बीच जुड़ाव को मजबूत करना और भारत की सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रदर्शन करना। तो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मिलान से जुड़े कौन से पहलू महत्वपूर्ण हैं? देखिए, ये रक्षा अभ्यास डिफेंस एक्सरसाइजेस के तहत आता है। भारत की विदेश नीति, खासतौर पर एक्ट ईस्ट और सागर पहल, हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की जो गतिशीलता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की रक्षा कूटनीति, डिफेंस डिप्लोमेसी, इन सभी विषयों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारत कैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों को साधने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। तो मूल बात यह है कि मिलान सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक वक्तव्य भी है। बिल्कुल सही। एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो आज हमने कानून की पेचीदगियों से लेकर शहरों की रचनात्मकता, सूर्य के रहस्यों और समुद्री कूटनीति तक कई अहम विषयों पर चर्चा की। काफी विविधता रही। हाँ, और ये सब दिखाता है कि दुनिया कितनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है ना। कानून कैसे समाज को आकार देता है, संस्कृति कैसे विकास को गति दे सकती है, विज्ञान कैसे हमारे ब्रह्मांड की समझ को बदलता है और रक्षा सहयोग कैसे क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करता है। ये सभी पहलू एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद शायद सोचने वाली बात ये हो सकती है कि कैसे नीति निर्माता इन अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी
और समझ को मतलब एक तरह से इंटीग्रेट करके राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के लिए एक समग्र, एक होलिस्टिक रणनीति बना सकते हैं। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। हम श्रोताओं को इस पर सोचने के लिए जरूर प्रोत्साहित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 3 नवंबर 2025 की समसामयिक घटनाओं पर हमारी चर्चा का भाग 1 था। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 2 के साथ जल्दी मिलेंगे। हाँ, जल्दी मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।